मेनका गांधी। साथियों, भारत के एक ऐसे राजनेता जिन्होंने दलितों और मजदूरों के हित के लिए अनेक कार्य किए, जिनका साथ पाने के लिए ब्रिटिश सरकार भी तरसती थी, जो काफी कम उम्र में ही भारत के सबसे युवा सांसद बन गए थे और अगले 50 सालों तक अनगिनत चुनाव जीतकर हमेशा संसद में बने रहे। उनकी अगुवाई में ही भारत ने 1971 के इंडो पाक युद्ध में विजय प्राप्त की थी और 70 के दशक में वो भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सालों की कमाई लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार के कैबिनेट के सबसे मशहूर मंत्री थे जगजीवन राम। अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो का जन्म 5 अप्रैल 1908 के दिन बिहार के भोजपुर के चंदवा गांव में रहने वाले एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन से ही परिवार वाले उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर पुकारते थे। उनके पिता शोभाराम एक किसान थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके चलते जगजीवन राम के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन जगजीवन को बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी थी। वो उस समय 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे, मगर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे ना होने की वजह से उनकी माताजी स्थानीय नन के पास मदद के लिए पहुंची। नन ने न सिर्फ लखनऊ स्थित क्रिश्चियन स्कूल में बाबूजी को मुफ्त पढ़ाई का ऑफर दिया, बल्कि उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका भेजने का भी वादा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बदले में जगजीवन राम को ईसाई धर्म अपनाना होगा। हालांकि उन दिनों हिंदू समाज में भी दलितों को कुछ खास आदर नहीं दिया जाता था और आर्थिक तंगी में ऐसा ऑफर ठुकराना काफी मुश्किल था। लेकिन उनकी मां ने चर्च के फादर और नन से कहा कि नहीं, मेरा बेटा धर्म नहीं बदलेगा। बाबू जगजीवन राम की स्कूली शिक्षा के दौरान ही एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसे देख के कई इंग्लिश स्कूल में वहां हिंदू और मुसलमान छात्रों के लिए पीने के पानी के अलग अलग मटके रखे जाते थे, और जब दलित समुदाय के छात्रों ने हिंदू छात्रों के रखे मटके से पानी पिया तो कथित ऊंची जाति के छात्रों ने उनका विरोध किया। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने दलितों के लिए एक और मटका रखवा दिया, जिससे नाराज होकर जगजीवन राम ने दलितों के लिए रखे गए मटके को फोड़कर अपना विरोध जताया और आखिरकार स्कूल प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों के पानी पीने के लिए एक ही मटके की व्यवस्था करवाई। इसी बीच वर्ष 1925 में उन्होंने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का प्रस्ताव दिया और 1900 जहां संस्कृत भाषा पर जगजीवन की बेहतरीन पकड़ देखकर उन्होंने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का प्रस्ताव दिया और 1987 में बाबू MSME का ना और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें हॉस्टल मेस से लेकर क्लास तक भेदभाव काटने से मना कर दिया। हालांकि बाबू जगजीवन राम ने BHU में दलितों के खिलाफ हो रहे भेद करना पड़ा। सामाजिक छुआछूत की वजह से वहां के नाई तक ने उनके बाल काटने से मना कर दिया। हालांकि बाबू जगजीवन राम ने BHU में दलितों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को लेकर अन्य छात्रों के साथ मिलकर विरोध भी प्रकट किया, लेकिन उसका कोई फायदा। मजदूर रैली आयोजित की। इस रैली में 50,000 लोगों की भीड़ को संभालने में जगजीवन राम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो देख नेताजी उनसे काफी प्रभावित हुए थे। जिसके बाद उन्होंने 1934 के नेपाल बिहार भूकंप में पीड़ितों तक रिलीफ पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद धीरे धीरे वह राजनीति में भी जगजीवन राम को बिहार विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। यहां से उनके राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा मिल चुकी थी। इसके बाद साल 1937 में वो डिप्रेस्ड क्लास लीग के नेता के तौर पर बिहार विधानसभा में एक ग्रामीण सीट से निर्विरोध चुने गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चुनाव में बाबू जगजीवन राम के साथ इस पार्टी के अन्य 14 विधायक भी चुनाव जीते थे। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत बिहार में अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने लोभ लालच देकर जगजीवन राम को अपनी तरफ करने की कोशिश की। लेकिन जगजीवन राम मंत्री पद और पैसों के लालच में नहीं आए और अंग्रेजों के साथ देने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी उन्हें पार्टी के साथ जुड़ने का ऑफर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें वो मंत्री बने। 1940 के दशक में बाबू दलित समुदाय के नेता थे और उन दिनों धार्मिक स्थलों में दलितों के जाने पर रोक थी। हालांकि एक दर्शन करने की इच्छा जताई तो जननेता होने की वजह से उनको तो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने की अनुमति, लेकिन उनकी पत्नी समेत दलितों की मुक्ति है। इसी दौरान 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की
और तमाम नेताओं के साथ जगजीवन राम को भी जेल जाना पड़ा, मगर वो जेल में रहकर भी आजाद भारत के आंदोलन में सक्रिय रहे। गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री बने। उन्हें लेबर मिनिस्टर का पद सौंपा गया। अगले साल देश को आजादी मिली और जगजीवन राम ने मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाए, जैसे कि मिनिमम वेज, इंश्योरेंस और बोनस वगैरह, जिससे जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। और यह उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों का ही परिणाम था, जिसके बाद उन्हें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया, जिसके बाद बाबूजी पंडित नेहरू की सरकार में कम्युनिकेशन मंत्री, ट्रांसपोर्ट और रेलवे मंत्री भी रहे। दिसंबर 1956 से लेकर 1962 तक उन्होंने रेल मंत्री की भूमिका निभाते हुए संसद में 7 बार बजट पेश किया। वह कृषि मंत्री के तौर पर भी सफल रहे। उन्होंने पहली हरित क्रांति को भी साकार किया था। खैर, पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इस दौरान 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई और जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी का साथ देने का फैसला किया। नतीजन उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला। फिर साल 1970 से 1974 तक उन्होंने इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और 1971 में हुए इंडो पाक युद्ध में उनकी आगवानी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पछाड़ दिया। इस तरह बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगर साल 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार, तो जगजीवन राम इससे नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई, जिसमें जगजीवन राम के साथ कांग्रेस के 5 वरिष्ठ नेता भी जुड़े थे। जो देख इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि उन्होंने एक बड़ी वोट बैंक गंवा दी। यानी एक तरफ आपातकाल की वजह से देश की जनता इंदिरा से नाराज थी, वहीं दूसरी तरफ जगजीवन राम के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस की हार निश्चित हो गई और इंदिरा गांधी 1977 के आम चुनाव हार गईं और जनता दल ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करके मोरारजी देसाई को अपना प्रधानमंत्री चुना और जगजीवन राम बने उप प्रधानमंत्री। दोस्तों, साल 1977 के चुनावी माहौल का एक किस्सा आज भी कई राजनीतिक विशेषज्ञों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। तो बात कुछ ऐसी थी कि चुनाव के कुछ दिन पहले जगजीवन राम को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करना था। इस सभा में लाखों की भीड़ जमा होने का अंदाजा लगाया जा रहा था, जिससे कांग्रेस को भारी झटका लग सकता था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उसी दिन दूरदर्शन पर ऋषि कपूर की नई फिल्म बॉबी को चलवा दिया। उस वक्त दूरदर्शन पर नई फिल्म का इतना जल्द आना असंभव सी बात थी। इसलिए इंदिरा को लगा कि सभा में जाने के बजाय दिल्ली की जनता घर में रहकर फिल्म देखना पसंद करेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। जगजीवन राम की सभा में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि मैदान छोटा पड़ गया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी कि बाबू बिट्स बॉबी, बाबू ने बॉबी को हरा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच बाबू जगजीवन राम की लोकप्रियता कितनी अधिक थी। खैर, अक्टूबर 1978 में मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने की खबर सामने आई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे वरिष्ठ और काबिल नेता थे जगजीवन राम। लेकिन फिर देश के